जाने लगे तो सब लोग वहाँ जानने लगे कौन है, तो नहीं लकड़ा मास्टर की बेटी है। अच्छा, वो लकड़ा मास्टर की बेटी है, क्यों ऐसा किया करते थे। तो बहुत लोग जैसे कमेंट करते थे माता पिताजी को कि ये लोग को क्यों इतना आप लोग पढ़ा रहे हैं, अंतिम में तो जा कर के ससुराल ही जाना है और ससुराल में चूल्हा चौकी ही तो करना है। भुक्तभोगी हूँ मैं, अभी IPS बन गई हूँ, आज भी ये प्रथा है। मैंने बहुत लोगों से, मेरे सीनियर लोग से, पुलिस ऑफिसर से भी किसी से मैं पूछी। मैं ये घटना बता रही हूँ, पिछले सप्ताह का घटना बता रही हूँ। वे इस तरह का जब छेड़खानी हो जाती थी तो मैंने 2-4 बार काफ़ी मैंने पीटा भी है, लड़कों को मैंने बहुत पीटा है। तो काफ़ी, एक बार तो इतना हुआ कि गाँव से जब मैं आ रही थी तो डाल्टनगंज रोड में इसी तरह एक ने मुझे कुछ ये क्या, मुझे ठीक से याद नहीं है पर वो याद पड़ रहा है। तो जैसे मुझे ये हुआ तो मैं बस में जितना हो सके मैंने पीट दिया। बस रुकी, कंडक्टर ड्राइवर समझाने। शारदीय नवरात्र का समय है, ऐसे में हम अपने चैनल के माध्यम से बहुत सारे ऐसे शख्सियत से आपका परिचय कराएंगे जिन्होंने अपनी मेहनत से, संघर्ष से एक मुकाम हासिल किया है। वैसे नारी शक्तियों से आपको मिलाएंगे जिन्होंने एक मुकाम हासिल करते हुए महिला सशक्तिकरण का उदाहरण पेश किया है। हमारे साथ सरोजनी लकड़ा हैं जो कि पहले आरक्षी के रूप में थी, अब जो है IPS बन गई हैं, अभी JEP 2 में पदस्थापित है। उनसे बात करेंगे। मैम, आप महिला सशक्तिकरण का जीता जागता उदाहरण है। आपने निचले स्तर से शुरुआत की बतौर एथलीट, अब IPS है। और अगर अभी मौजूदा समय की बात करें तो महिलाएं काफ़ी आगे निकल चुकी हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर अगर महिलाओं की बात करें, बच्चियों की बात करें जो पढ़ाई करती है, ड्रॉप आउट कर लेती है बहुत पहले ही, और बहुत कम उम्र में ही उनकी शादी कर दी जाती है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे उसको लेकर, और अभी शारदीय नवरात्र है उसको लेकर कैसे क्या कहेंगे? अभी जो नवरात्रि चल रहा है और विशेष रूप से महिलाओं के लिए, हम लोगों के लिए खास माना जाएगा इसको, और यह पूरे भारत का सबसे महत्वपूर्ण और धार्मिक फेस्टिवल है। तो मैं कुछ बोलने से पहले जितने भी जो श्रद्धालु इसमें हैं, जितने लोग भी पूजा पाठ करते हैं, नवरात्रि करते हैं, सारे लोगों को मैं शुभकामनाएं देती हूँ। और हम सभी को वो लोग अपने प्रार्थना में, अपने पूजा पाठ में हम लोगों को याद करें। और विशेष रूप से इसमें बढ़ चढ़कर महिलाएं ही भाग लेती हैं पूजा पाठ में, और उसके साथ पुरुष भी हैं। तो काफ़ी ये धूमधाम से मनाया जाता है ये दशहरा का पर्व। तो यहाँ भी हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये सामाजिक ये में रहने के नाते एक आध्यात्मिक भी हम लोगों को, सभी धर्म वालों को, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, किसी को भी अपने अपने धर्म के प्रति श्रद्धा होता है। तो इसमें भी जितने भी हिंदू भाई बहन या माता पिता, जो लोग भी बंधु लोग, जो लोग भी इसमें भाग ले रहे हैं अलग अलग तरीके से, जैसे एक सप्ताह से जो सेलिब्रेशन हो रहा है, कहीं पर डांडिया डांस हो रहा है, कहीं पे एक दूसरे से मिल ले रहे हैं लोग। तो ये बहुत ही अच्छा माहौल लग रहा है। और स्पेशली ये तो भारत देश का ही फेस्टिवल है, ये धार्मिक फेस्टिवल है, ये अच्छा भी लग रहा है। और महिलाओं को इसमें बहुत खुशी की बात है कि आज महिलाएं घर के अंदर सिर्फ पूजा पाठ नहीं कर रही हैं, लेकिन वो बाहर भी हर तरह के जो जितने पुरुष जो भाग लेते हैं उन सभी में महिलाएं भी भाग ले रही हैं। तो ये निश्चित रूप से दिख रहा है कि महिलाएं पहले की तरह नहीं है, अभी बहुत जागरूक हैं और आगे बढ़ भी रही हैं हर क्षेत्र में। अब क्योंकि आपने खुद उस दौर को देखा है कि किस तरह से महिलाओं को दिक्कत होती थी पढ़ाई करने में, घर से बाहर निकलने में, अब दौर बदल चुका है। अब महिलाएं बढ़ चढ़ के आगे आ रही हैं, पुरुषों से आगे निकल जा रही हैं। आप उसका उदाहरण हैं। कैसे आप एक आरक्षी के रूप में पदस्थापित हुई थी, अब IPS बनी हैं। आपको देख के बहुत सारे लोग जो हैं प्रेरणा ले रहे हैं आपसे।
और उन आप जैसे अपने गांव जाते होंगे तो बहुत सारी बच्चियां होती होंगी, बहुत सारी महिलाएं होती होंगी, आपके पास आती होंगी, क्या कुछ कहती हैं? गांव में मतलब अभी तो मैं आईपीएस बन गई हूँ तो बहुत ज़्यादा खुशी है ये गांव में, और ज़्यादातर युवाओं में, क्योंकि युवाओं से मैं सुनती हूँ कि कहीं जाते हैं तो बोलते हैं किस गांव से हैं, तो रामसेली गांव से। तो रामसेली गांव, अच्छा वहीं से एक आईपीएस बनी है जो अभी अभी बनी है। तो उस स्थिति में सारे युवाओं का कॉलर खड़ा हो जाता है, तो लोगों को प्राउड फील हो जाता है। जैसे कि मैंने सुना अभी पिछले महीना ही उन लोगों ने अपना खुशी को इतना जाहिर किया कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया, और वहाँ पर सारे पूरे गांव अगल बगल, मतलब कम से कम 5-6 गांव है, सारे मिल करके एक सम्मान समारोह रखा था उन्होंने। धार्मिक विधि से भी रखा, बाद में सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से भी उन्होंने किया। गांव में जब लैंड की, मैं फर्स्ट आईपीएस बनने के बाद फर्स्ट डे जब मैं वहाँ पर गई तो उन्होंने पूरे पारंपरिक ये से तरीके से सारे गांव वाले झूमते हुए मुझे घर तक ले गए। इतना तक कि जैसे बहुत ही ज़्यादा आदर करते हैं तो लोग नए 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 जैसे नए दुल्हन को घर में जब लाते हैं तो डलिया या पत्तल में के ऊपर पैर रखने के लिए, मतलब वो बहुत ही रेस्पेक्टफुली और शुद्ध रूप से अंदर लाते हैं। तो उसी तरह उन लोगों ने पूरे सांस्कृतिक तरीके से पत्तल के जो ये रखे गए थे, उसी से मुझे एक एक पत्तल के ऊपर से कदम रखते हुए मैंने अपने माता पिताजी का घर में गया। तो ये बहुत ही अच्छा लगा। और मुझे ऐसे पहले भी, मुझे हर पर्व त्योहार हो, दुख का समय हो, हमेशा गांव वाले मुझे याद करते ही हैं। पता नहीं, मैं गांव से मैं शुरू से ही जुड़ी हूँ, वो टूटता नहीं है। जैसे कल ही एक बहुत पहले वो पूर्व मुखिया जी थे, उनका देहांत काफ़ी साल पहले हो गया। उनके नाम से लगातार फुटबॉल टूर्नामेंट होता है और कल उसका समापन है, तो कल भी उन लोगों ने मुझे याद किया है। तो इस तरह का हमेशा याद करते हैं, और ये निश्चित रूप से उन लोगों को उत्साही हैं, युवा विशेषकर गांव वाले बुजुर्ग सारे उत्साहित हैं, तभी तो याद करते हैं। और चूंकि मैं गांव से हूं, और जब मैं पढ़ाई शुरुआत की थी तो उस समय गांव में ये थॉट्स था, काफ़ी साल पहले, मतलब 30-35 साल 40 साल पहले था कि ये महिलाएं, कमेंट भी सुनते थे हम लोग गांव में। जैसे मेरे माता पिताजी टीचर थे, तो गांव में जैसे होता है हर घर में गाय बैल होते हैं, खेत खलिहान होता है, बगान होता है, तो उसी तरह हमारा भी था। तो हम लोग जैसे मतलब हॉस्टल से भी गांव में रहते थे तो गांव का काम तो करते ही थे। जब हॉस्टल में चली गई 22 किलोमीटर दूर संतरेसा गर्ल्स हॉस्टल में, जब वहाँ से भी हम लोग आते थे तो काम करते थे। काम मीन्स इवन कि अगर जो गाय बैल रखा जाता है उसको गोहाल घर बोला जाता है, इवन कि वहाँ से अगर गोबर फेंकना हो, चूँकि गांव वाले लोग करते थे ऐसे, जब हम लोग छुट्टी में जाते तो छुट्टियों के दिनों में सारा काम अपने करना चाहते थे हम लोग, तो इवन की गोबर भी ये करते थे। तो बहुत लोग जैसे कमेंट करते थे माता पिताजी को कि ये लोग को क्यों इतना आप लोग पढ़ा रहे हैं, अंतिम में तो जा कर के ससुराल ही जाना है और ससुराल में चूल्हा चौकी ही तो करना है। तो ये थॉट्स कहीं ना कहीं पहले से बनी हुई थी इस तरह का। और आगे पढ़ते गए, प्लस पुलिस में भी आए तो उसमें भी काफ़ी नकारात्मक सोच था कि क्यों कांस्टेबल में ज्वाइन कर रही है। और खुद भी मुझे पहले पसंद नहीं था, मैंने पहले भी बहुत लोगों को मैंने बताया था, लेकिन इसी में मैं आगे बढ़ती गई और मुझे सपोर्ट भी मिलते गया और मेहनत करती गई टाइम टू टाइम, मतलब आउट ऑफ प्रमोशन इंस्पेक्टर तक हुई थी। और उसके बाद जो डीएसपी, सीनियर डीएसपी, एडिशनल एसपी, ये जो सीनियरिटी बेसिस पे होता है तो प्रोसेस से हुआ। तो एक तरह से कांस्टेबल से लेके एएसआई, एसआई, इंस्पेक्टर, उसके बाद फिर डीएसपी, सीनियर डीएसपी, एडिशनल, ये बहुत लंबा जर्नी होता है। आखिरकार मुझे जुलाई 19 को ये आईपीएस का जो ये है वो उसमें शामिल कर ही लिया गया। तो ये मेरा बहुत लंबा जर्नी है। और पहले जैसे वो कांस्टेबल थी तो काफ़ी लोग ताना देते थे, काफ़ी ये करते, मैं खुद ही बोलती थी कि मुझे ज़्यादा अच्छा ये मिलेगा, नौकरी मिलेगा तो छोड़ के मैं चली जाऊंगी। लेकिन उस समय मुझे नहीं पता था कि मैं आज मतलब यहाँ तक भी पहुँचूंगी। तो मेरे लिए ये पूरे सर्विस कैरियर का जो सबसे
बड़ा उपलब्धि बोलेंगे और बहुत बड़ी खुशी भी बोलेंगे। ये मुझे खुद पे प्राउड फील कराता है आईपीएस बनने के बाद में। तो इससे बहुत लोगों बहुत और ऐसे भी नॉर्मल जिनसे मैं मिली भी नहीं हूँ, ऐसे लोग भी कहीं कहीं से कॉल करते हैं, यूथ कॉल करते हैं, युवा कॉल करते हैं, उनके गार्जियन भी फोन करते हैं, बोलते हैं कि नहीं सब तैयारी कर रहे हैं, मेरे बेटी तैयारी कर रही है। और वो बिलीव नहीं करेंगे ना, आपका जो यूट्यूब में जो है वीडियो है वो सब देखती है जब उसको मन नहीं करता है पढ़ने का। क्योंकि आप जो हर कभी भी आप कुछ भी होता है तो आप जरूर बोलती हैं कि खेल के साथ पढ़ाई भी करना चाहिए, पढ़ाई के साथ अगर खेल में अच्छा प्रतिभा है तो खेल भी करना चाहिए, आप दोनों चीज़ बोलती हैं। तो बहुत ही इंस्पायर होते हैं यूथ लोग, ये मुझे जिससे मुझे जानकारी मिली है। आप स्पोर्ट्स डायरेक्टर भी रही और स्पोर्ट्स डायरेक्टर रहते हुए बहुत सारे काम किए आपने, बहुत सारे आयोजन किए, उसमें भी बहुत सारी जो एथलीट है, महिला एथलीट, बहुत सारे जो प्रतिस्पर्धा है एथलीट से लेकर फुटबॉल चाहे और भी खेलों की बात कर ले, उनको भी कहीं ना कहीं आपसे मुलाकात करने का समय मिलता होगा, आप मिलते होंगे, खुद इंटरेक्ट करते होंगे, उनका क्या कुछ कहना रहता है? मैं डायरेक्टर स्पोर्ट्स में भी मुझे रखा गया, लगभग 7 महीना मैं थी वहाँ पर और उस दौरान मैंने काफ़ी काम किया। क्योंकि एक तरह से बोला जाए तो खेल का माहौल में ही मेरी जन्म हुई, खेल का माहौल में ही मैं पली बढ़ी। तो हर एक एक रग रग में मेरा स्पोर्ट्स का है। तो मैं कभी स्पोर्ट्स का काम को वो बर्डन समझ कर नहीं करती हूँ, पैशनेटली करती हूँ, वो नेचुरल है मेरा है। और सबसे बड़ी बात है कि मेरी शुरुआत जो हुई थी स्पोर्ट्स की, वो अभी भी संत तेरेसा गर्ल्स स्कूल में एथलेटिक गर्ल्स सेंटर है, वहीं से मेरी शुरुआत हुई थी। और वहाँ से मैं आगे गई, पुलिस में आई, फिर उसके बाद मैं स्पोर्ट्स पढ़ाई वगैरह भी की। ओलंपियन तो नहीं बन पाई लेकिन ओलंपिक स्टडी ज़रूर कर ली मैं। और पिछले साल मुझे माह सितंबर में डायरेक्टर स्पोर्ट्स का भी जिम्मेवारी मिला था, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ झारखंड का भी मिला था। तो सबसे मज़ा आया काम करने में। और उससे पहले भी मैंने एज ए डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स में काम की थी। तो उस समय बहुत योजनाएं नहीं थी, 2-4 योजनाएं थी, विद्यालय खेल कूद और कुछ कुछ थे, 2-4 योजनाएं ही थी। तो उस समय उतना नहीं था, लेकिन उस टाइम मैंने बहुत सारी योजनाओं को सरकार में इम्प्लीमेंट करने के लिए सहयोग दिया था, प्रस्ताव तैयार करने में, आगे बढ़ाने में, हर चीज़ों में मैंने। और इस बार जब मैं डायरेक्टर स्पोर्ट्स में ज्वाइन की तो मुझे इतना पता था कि बहुत सारे काम जो है करना है। जैसे खिलाड़ियों के लिए स्पेशली सोचे तो कैश अवार्ड है, उनके लिए स्पोर्ट्स कंपटीशन का आयोजन करके काफ़ी उनको हमेशा स्पोर्ट्स कंपटीशन के लिए माहौल देना चाहिए ताकि वो लोग आगे बढ़ सके। उनका जो आर्थिक सहायता है, सेंटर जो रन कर रहे हैं बहुत सारे, उसमें जो बहुत सारे खिलाड़ी हैं, उनकी जो सुविधाएं हैं, पौष्टिक आहार है, उनके किट है, उस पर काम कर रही थी। इंफ्रास्ट्रक्चर में सभी जिला में कम से कम बनाने का था, काफ़ी प्लान बनाए गए थे, सभी जिला को कवर करना है। इस पिछले साल जो 2022 में स्पोर्ट्स पॉलिसी लॉन्च किया गया था, नया स्पोर्ट्स पॉलिसी जो बहुत अच्छा बना हुआ है। तो उसके तहत हम लोगों ने सबसे पहले कैश अवार्ड का जो बढ़ोतरी किया, जो कि पूरे इंडिया में हरियाणा में 6 करोड़ है ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को, उसके बाद में हमारा झारखंड में 5 करोड़ हम लोगों ने किया। तो हमारी कमेटी ने कहा कि नहीं करेंगे। और जो सबसे कम जो अमाउंट है वो 50,000 का है, उससे नीचे नहीं है किसी। तो ये बहुत बड़ा है और इसका फायदा खिलाड़ियों को लेना भी चाहिए, मेहनत करना चाहिए लोगों को। और इसके अलावे उनका जो उनके लिए जो ये जैसे अभी बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, उसमें पार्टिसिपेशन के लिए इन लोगों को जो सुविधाएं दी जाती है वो सब सारी चीज़ दी जा रही है। इसके अलावे झारखंड खेल प्राधिकरण जो है उसमें सेंटर फॉर एक्सीलेंस है। तो जैसे
डे बोर्डिंग सेंटर है और रेसिडेंशियल सेंटर है, चूँकि वो जूनियर ग्रुप वाले रहते हैं तो उससे अच्छा जब बेस्ट करने लगते हैं तो उनके लिए जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है तो उसमें भी जाने का मौका रहता है। उसके अलावा एक हमारे पास साई का एक प्रोग्राम था हाई परफॉर्मेंस सेंटर, तो वो पेंडिंग है अभी, मतलब उसमें भी काम करना चाहिए। हम लोगों ने शुरू किया था, उसमें सारा चीज़ वर्कआउट कर दिया गया है, तो वो सब होना था। अभी आप लोग देख रहे हैं कि हॉकी विमेन चैंपियंस ट्रॉफी जो किया जा रहा है, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा यहाँ के लिए, और बहुत सारे प्रतिभावान खिलाड़ी जो हैं वो लोग इंस्पायर होंगे। इसी तरह बीच बीच में इंटरनेशनल इवेंट होते रहना चाहिए, ताकि जो इन फ्यूचर जैसे आईओसी का जो ये है झुकाव जो है इंडिया की ओर है कि इंडिया भी कभी इन फ्यूचर ओलंपिक गेम का आयोजन करे। तो मेरा भी मतलब पर्सनली मेरा मतलब हार्दिक इच्छा है कि जब भी इंडिया में ओलंपिक्स गेम हो तो होस्ट सिटी में हमारा रांची का भी प्लेस जो है होस्ट सिटी के रूप में शामिल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जैसे कुछ गेम्स जो है एथलेटिक्स में है, फुटबॉल में है, हॉकी में है, इन सारे ये में इवेंट में अच्छा खिलाड़ी कर रहे हैं। तो यहाँ अगर होता है और अगर ओलंपिक्स गेम के लिए जो चाहिए होता है तो हमारे पास वर्ल्ड लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, हमारा यहाँ का क्लाइमेट है, यहाँ का टूरिज़्म ये इसे देखा जाए, यहाँ का जो अकोमोडेशन जो ये करना है उसको डेवलप करने की आवश्यकता है। बहुत सारे यहाँ पर डेवलप हो गया है, तो यहाँ पर है ऐसा मतलब ओलंपिक्स गेम का जब भी इंडिया में होता है तो वो रांची सिटी भी उसमें पार्ट हो सकता है। तो ये मेरे लिए बहुत मतलब मेरा ख्वाहिश है पर्सनली कि हो, ताकि आने वाले खिलाड़ी लोग जो हैं उसमें भाग ले सकेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा था, और मैं जब स्पोर्ट डिपार्टमेंट में थी तो बहुत शौक से काम करती थी, पैशनेटली काम करती थी। तो जो भी काम की मैंने, जो भी प्लान था, जो भी ये किया, मैंने मज़ा आया काम करने में। चूँकि मैं अभी आईपीएस बनने के बाद मेरा फोकस ज़्यादातर पुलिस वर्क में इसलिए है क्योंकि मुझे पुलिस वर्क में पूरा डिवोटी होकर काम करना है। जो भी मैंने एक तरह से बोला जाए कि पुलिस का मैंने नमक खाया है तो उसको मैं चुकाना चाहती हूँ, और जैसे मैं स्पोर्ट्स में काम करती हूँ उसी तरह मुझे लगता है कि मतलब पुलिस में भी जो भी लायबिलिटी दिया जा रहा है या दिया जाएगा उसको मैं बखूबी से करूँगी, और मेरा फोकस अभी पुलिस के वर्क में है। आपने कभी सोचा था कि आप एक बतौर एथलीट शुरू करेंगी अपना जो है खेल का मुकाम, और उसके बाद खुद एक स्पोर्ट्स डायरेक्टर बनेगी और पूरा जो है जितना भी एथलेटिक्स से लेकर जितना भी खेल की जो कैटेगरीज हैं उसमें आप खुद बतौर डायरेक्टर सबको देखेंगी, पूरा पदभार संभालेंगी? ये पता नहीं था मुझे, लेकिन मेरी एक अपना प्रिंसिपल है कि मेहनत मैं खुद ही करती हूँ। ये बोलकर मेहनत नहीं करती हूँ कि मुझे ये चीज़ मिलेगा करके। मैं मेहनत करती हूँ, चाहे जैसा भी हो, जो भी काम रहता है। अगर कुछ नहीं भी मिलता है तो सीधा मैं स्पोर्ट्स का ही काम, क्योंकि स्पोर्ट्स में मुझे मन लगता है तो उसमें चली जाती हूँ। तो और सबसे बड़ी बात है कि आप जब मेहनत करते हैं, और पढ़ाई में बीच बीच में करते गई, जैसे पहले स्पोर्ट्स प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो है एनआईएस कलकत्ता से मैंने किया था, 10 महीने का डिप्लोमा किया था मैंने, और उसी से आगे एडवांस रूप से मैंने स्पोर्ट्स साइंस का पढ़ा है जोहानिस गुटेनबर्ग यूनिवर्सिटी जर्मनी से मैंने किया था 2002-03 में, तो वो भी स्पोर्ट्स है। फिर मैंने 2016-17 में 2 साल में पार्ट टाइम इंटरनेशनल ओलंपिक स्टडीज भी किया। तो इतनी सारी मेरे पास धीरे धीरे करके नेशनल इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, मेरे पास एजुकेशन एक्सपीरियंस बढ़ते चला गया, और साथ ही साथ मैं इधर काम करती हूँ। पिछले स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में थी तो एज ए डिप्टी डायरेक्टर भी मैंने बहुत काम किया, आपको मैंने बताया, उसमें काफ़ी प्रपोजल सब भी मैंने दिया और उसको इम्प्लीमेंट भी हुआ है। और अभी जो है इसको एज ए डायरेक्टर जब गई थी तो उसको आगे बढ़ाने का काम मैं कर रही थी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर मतलब पूरे इंडिया में झारखंड नंबर 1 बने और ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ियों को लाभान्वित मिले, और इसमें मतलब
सभी को। और इसमें देखी मैं कि एक बहुत मुझे सरप्राइजिंग हुआ कि जब मैं काम कर रही थी तो सभी को पता है कि मैं काम करती हूँ, कुछ मिलेगा उसके लिए नहीं करती हूँ, मतलब काम करती हूँ। तो उसमें देखिए कि आप लोग मीडिया बंधु या मीडिया भाई भी काफ़ी बढ़ चढ़ कर सपोर्ट कर रहे थे, या फिर कोई भी डिपार्टमेंट का ऑफिसर्स भी इजीली फ़ोन करके बोलते थे कि यहाँ पर हेल्प करिए वहाँ। इसी तरह विधायक साइड से भी, मिनिस्टर्स साइड, अलग अलग डिपार्टमेंट के थे, तो सभी लोग अपने अपने कुछ करना चाहते थे तो सभी लोग बोलते थे, और मिलजुल कर इस तरह काम करने में भी अच्छा लगता है, तो वो मैं कर रही थी। और ये एज ए डायरेक्टर स्पोर्ट्स मैं कभी भी ये करूँगी ये मुझे नहीं पता था, पर मैं काम का जो स्टैंडर्ड होता है, काम का जो क्वालिटी है, उसमें मैं खुद ब खुद बढ़ाते चली जाती हूँ, क्योंकि जैसे जैसे एक्सपीरियंस मिलता है वैसे वैसे मैं करती चली जाती हूँ। जैसे अभी जो डायरेक्टर स्पोर्ट्स का जो पद मिला था उसके लायक मैंने इंटरनेशनल ओलंपिक स्टडीज किया था, उसमें बहुत सारी चीज आता है। उस स्टडी को कर लेने से आप इजिली मीडिया के साथ आप ये कर सकते हैं, पॉलिटिकल पर्सन्स के साथ, सोसाइटी के साथ, खिलाड़ी के साथ, फेडरेशंस के साथ, आप नेशनल इंटरनेशनल को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, मतलब सारी चीज़ों को, ओलंपिक्स गेम क्या है एक्चुअली, उनका हिस्ट्री क्या है, अभी मॉडर्न ओलंपिक्स में क्या हो गया, अभी का सिनारियो, कॉरपोरेट सेक्टर कैसे हेल्प करते हैं, ये क्या बोलते हैं, ये जो मीडिया सेक्टर कैसे ओलंपिक्स गेम में ये करता है वो सब, या फिर कोई भी फेडरेशन को अपना गवर्नमेंट के अंदर में कैसे मतलब उनको हैंडल करना है, रन करना है। तो ये मेरा जो ओलंपिक स्टडीज जो हुआ मेरा 2016 से 18 तक हुआ, बीच बीच में मैंने 6 मॉड्यूल किया, उसमें सारी चीज़ें आ रही थी। तो ये करने के बाद मुझे जब मैं स्पोर्ट डायरेक्टर बनी तो इस एक्सपीरियंस को अप्लाई करने में मुझे मज़ा आ रहा था, तो कि मेरे पास वो एक्सपीरियंस था, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं था, क्योंकि वो जो नॉलेज जो था मेरे पास ही था वो चीज़, तो इसीलिए मज़ा आ रहा था काम करने में। लेकिन चूंकि आईपीएस बन गई हूँ तो इसीलिए मैं अभी वो स्पोर्ट्स को साइड में ये की हूँ, एक नंबर पे अभी पुलिस का वर्क जो है, जो लाइबिलिटी दिया गया है वो मैं कर रही हूँ। जिम्मेवारी पहले आ जाती है। जी। अभी कुछ कुरीतियों की बात करें, जैसे दान कुप्रथा है जो अभी भी समाज में एग्जिस्ट करता है, जो महिला कहीं ना कहीं प्रताड़ित की जाती है, उसको कैसे देखती हैं और कैसे दूर किया जा सकता है, आपका क्या ओपिनियन है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं भुक्तभोगी हूँ, मैं अभी आईपीएस बन गई हूँ, आज भी ये प्रथा है। मैंने बहुत लोगों से, मेरे सीनियर लोग से, पुलिस ऑफिसर से भी, किसी से मैं पूछी। मैं ये घटना बता रही हूँ, पिछले सप्ताह का घटना बता रही हूँ। मैंने जस्ट डायरेक्टर का पद का मैंने पहले ही प्रभार दे दिया था, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साझा का मैंने 19 सितंबर को मैंने प्रभार दिया था। और जब मैं आई तो चूँकि ये मेरा ऑफिस है, मैं अंदर गई और मैं रिलैक्स थी, क्योंकि स्पोर्ट डिपार्टमेंट का काम बहुत ज़्यादा था, तो मुझे घर के चीज़ों को, घर को शटल करने के चीज़ों में मुझे उतनी टाइम नहीं मिलती थी, तो नहीं देख पाती थी। जैसे वहाँ पर प्रभार दी तो नेक्स्ट डे जब मैं रिलैक्स फील कर रही थी तो मैं बोले चलो सारे चीज़ अस्त व्यस्त है, तो मैंने अपने वार्डरोब को जैसे ये किया तो मेरे उसमें से 1.5 लीटर का एक पानी भरा हुआ और उसमें कुछ पेपर्स जले हुए उसमें डाले गए थे और उसमें कुछ कुछ जादू टोना कुछ लिखे गए थे। तो मैं देखी सिर्फ, तब तक के लिए मैं फिर ये की तो 2-4 पुड़िया छोटा छोटा था तो वो देखी मैंने, उनको कैंची से काट कर मेरे स्टाफ को बुलाया, मैंने कैंची से काटा, ये किया, देखा तो उसमें भी वो इसी तरह लिखा। फिर मैं देखा डायग्राम बनाया हुआ, चेन से उसको बॉडी को पूरा बांधा हुआ है, उसमें पूरा लिखा हुआ है, कुछ लगता है कि काला जादू टाइप का है। तो ये मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस। तो नीचे जैसे ये वो सब की, उसके बाद खड़ा होकर मैंने सोचने लगा। मैं सोच इसीलिए रही थी कि मैंने जस्ट अभी डायरेक्टर स्पोर्ट छोड़ा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर छोड़ा, अभी मैं आईपीएस हो गई हूँ, मेरे साथ ये कैसे हो सकता है। मैं सुनती थी कि देहात में होता है, डायन है, कुछ रख दिया जाता है, ये मैं सिर्फ स्टोरी सुनती थी, किस्सा सुनती थी। लेकिन मैं एक कितने पद पे, मैं इसीलिए ओपनली बोल रही हूँ कि ये मैं घटना देखी।
तो मैं बहुत ही ये हुई, तो मेरे जो करीब लोग थे तो उनको मैंने बताया जो जिन्होंने भी कि क्यों रखा गया मेरे घर में। क्या मैं भगवान के प्रति आस्था खुद रखती हूँ, लेकिन ये सब करने की क्या जरूरत थी? अगर ये सब किया गया, इतना मतलब वायस्थ होके जो पढ़ेगा वही इस तरह का गलत चीजें करेगा, या तो कोई चीज को जबरदस्ती मोल्ड करने के लिए चाहेगा। लेकिन चूंकि मेरा ऊपर वाले पे या भगवान पे अपने अपने तरीके से मेरा आस्था ज्यादा रहता है, तो मेरे लिए वो माने नहीं रखता है। मेरे लिए वो सब मैं नहीं ये करती, बिलीव नहीं करती हूँ। पर मैं घटना मेरे ही घर में, मेरे ही रूम में मैंने देखा, तो मैं बहुत ही ज्यादा ये थी, मैं एक बार के लिए शांत हो गई कि ये कोई तरीका हुआ है इस तरह का लोगों को रखने का। यहाँ तो कोई मेरे आते नहीं है रूम में, किसने किया होगा, किसने साहस किया होगा इस तरह रखने का? तो ये काफी, मैं 2-3 दिन तक शांत थी। मैं उससे डर कर नहीं, क्योंकि मैं इस ओहदे पे हूँ, रिस्पॉन्सिबल ये में हूँ, उसके बाद मेरे रूम में क्यों रखा गया, क्यों ये किया गया, तो ये भावना आती है। तो ये एग्जाम्पल मैंने अभी रिसेंटली है, 1 महीना भी नहीं हुआ है, तो इसलिए मैं लोगों को बताना चाह रही हूँ। और ये लाइफ में फर्स्ट टाइम इस तरह का हुआ था। जो मैं स्टोरी सुनती थी, दूसरी की घटना को सुनती थी, मेरे यहाँ भी इस तरह का मैंने देखा। मुझे उसको फिर कुछ जो ये करते वो लोग ले गए, फिर पानी वगैरह में डाल दिए सारी चीजों को। तो ये साक्षात देखी। तो आपने जो बोल रहे गांव में डाइन प्रथा ये सब है, आज जो मैं एग्जाम्पल देखी उस हिसाब से मैं बोल रही हूँ कि आज दुनिया में आप भगवान भी है, शैतान भी है। आप भगवान को मानते हो तो शांति से आप लाइफ जियोगे। अगर आप शैतान को पूजा करते हो तो उस समय ताकत से जरूर किसी पे आप अपना अधिकार जमा लेते हैं, किसी को नुकसान पहुंचा लेते हैं, किसी को कुछ करते हैं, लेकिन वो क्षणिक होता है, वो हमेशा नहीं रहता होगा, मुझे नहीं लगता है वो। और इस तरह का अंधविश्वास जो है उससे निकलना चाहिए हम लोगों को, विशेष रूप से महिलाओं को। मेरे यहाँ जरूर हुआ, पर बिलीव नहीं करती हूँ, अभी कुछ नहीं है, रिलैक्स है। थोड़ी मुझे ये चोट अंदर से लगी थी कि क्यों ऐसा किया गया, मैं अभी भी मैं उस पर बिलीव नहीं करती हूँ। मैं चूंकि आध्यात्मिक रूप से जो अपने भगवान को मानती हूँ, बस वही है। तो और भी महिलाओं को जो गांव देहात में भी होता है, तो उससे निकलने के लिए वही है कि आप एक तरफ आध्यात्मिक रूप से अपने अपने धार्मिक ये से जुड़ते हैं, और दूसरा साइड में वो गलत चीजों में जाते हैं। तो अगर उस तरह का सिचुएशन आता है तो कोशिश करें कि उस तरह की महिलाएं अगर उस तरह का शक के ये से दायरे में रहते हैं, तो उनको अच्छे चीजों में या समाज के काम में, या उसको जो पूजा पाठ अगर करती हैं महिलाएं, तो उसके थ्रू उनको बदला जा सकता है। और इस तरह की भावनाओं को मतलब धीरे धीरे करके खत्म किया जा सकता है। ये सिर्फ किसी पर्टिकुलर धर्म या किसी पर्टिकुलर समाज में नहीं है, इस तरह की सिचुएशन और में भी है। मैंने किसी से बात भी किया, तो वो लोग बोले कि आपके यहाँ किसको साहस हो गया? तो मैं बोले कि साहस हो गया तभी तो उन लोगों ने किया मेरे बेडरूम में। तो मैंने इस तरह कहा, तो वो लोग भी बोले हम कैसे बिलीव करेंगे? तो उन लोगों ने बताया कि नहीं, आजकल भी बहुत ऐसे सिचुएशंस आते हैं जो हमारे पुलिस प्रशासन के पास भी इस तरह का किसी को डायन और ये समझ के मार दिया गया, किसी को कुछ समझ के। तो इस तरह की घटनाएं आए दिन आप लोग सुनते होंगे। इसका पता नहीं चल पाया अभी तक वो किसने ये ऐसा किया था, नहीं पता चला, किसने किया पता नहीं चला, लेकिन उसको पनिशमेंट तो पक्का मिला ही होगा। क्योंकि हम तो भगवान को मानते हैं, हम तो शैतान को मानते नहीं है। अब मैं किसी को दुश्मन आज तक मानती हूँ नहीं। और नेगेटिव मेरी खासियत है, आगे बढ़ने का मेरा खासियत भी यही है कि मैं नेगेटिव चीजों को मैं कभी नहीं रखती दिमाग में। तो मैं उसमें नहीं जाती हूँ किसी के पीछे। जिसने भी किया होगा, किस लिए किया हुआ, मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने सक्सेस किया होगा, नहीं सक्सेस किया होगा, उससे मेरा कोई नहीं है। मेरी किस्मत जो है, मेरी मेहनत जो है, वही मुझे आगे बढ़ाता है। मैं इस पे बिलीव करती हूँ। तो इसीलिए मैं उस पे नहीं जाती हूँ कि किसने किया, कैसे किया। थोड़ी सी तकलीफ जरूर हुई कि मेरे पास क्यों किया गया, क्या रीजन है, क्यों किया गया। तो ये सवाल काफी मेरे दिमाग में उठे। और मैं एक पुलिस पदाधिकारी होने के नाते मैंने सोचा कि अपना पुलिस का प्रोसेस के तहत कुछ एक्शन लूं।
लेकिन मैंने उसको उतना सीरियस नहीं लिया। जब मुझे बिलीव नहीं है उस पर, तो मैं क्यों उसके पीछे मैं टाइम बर्बाद करूं या मेरा ये करूं। मेरा अभी भी लाइफ मेरा आगे बढ़ने का है, तो मैं प्रोग्रेसिव जो मेरा वर्क जो है उसी पे मैं फोकस। मेरा किस्मत कहीं कोई नहीं ले जाएगा, मेरी मेहनत, मेरा जो क्षमता जो है वही मुझे आगे ले जाएगा, तो इसलिए बिलीव नहीं करती हूँ। तो इस तरह का गांव देहात में भी इस तरह का जो प्रथा जो है वहाँ पे, वैसे महिलाओं को भी मैं कहना चाहती हूँ एक दूसरे को कोऑपरेट करें। और यहाँ पर जैसे समाज में बहुत तरह के काम होते हैं या पूजा पाठ धार्मिक रूप से करते हैं, तो उसके तहत ही आप उसको बदल सकते हैं और उस तरह का सिचुएशन को प्रताड़ित वगैरह किया जाता है तो पुलिस का सहयोग ले सकते हैं। और एज ए पुलिस पदाधिकारी मैं कहूँगी कि ऐसा अगर सिचुएशन आ जाता है, सीरियस सिचुएशन आ जाता है, तो उसको अपने हाथ में ना ले। मतलब अपने हाथ में लेना मतलब खुद ही एक्शन लेने लगे उस तरह के जिसके ऊपर भी शक है, तो अपने खुद ही ना ले, उसको पुलिस प्रशासन से या नज़दीक के जो थाना है या महिलाएं हैं तो महिला थाना है, तो जाकर वहाँ पर जरूर शिकायत दर्ज करें और उसको उस ढंग से ख़त्म करने का कोशिश करें। और पुलिस प्रशासन के माध्यम से भी उसको अपने तरीके से उसको ख़त्म कराया जा सकता है। मैम, आखिरी सवाल, महिलाओं जो जितने भी महिलाएं हैं जो कहीं ना कहीं घरेलू हिंसा और छेड़छाड़ का शिकार होती हैं, उन महिलाओं को क्या कुछ आप कहना चाहेंगी एज ए पुलिस पदाधिकारी होने के नाते, किस तरह से वो टैकल करेंगे इस तरह के सिचुएशंस को? ज़्यादातर महिलाओं में या तो यूथ में, लड़कियों में होता है, तो ज़्यादातर ऐसे कॉमन आप बात करें तो यूथ में जो होता है तो वो ज़्यादातर अपने फ्रेंड सर्कल में ही या तो एक दूसरे से अगर उनसे बदले की भावना रहती है तो वैसी सिचुएशन में आने की संभावना रहती है। और जैसे किसी के यहाँ बच्चे या बहुत छोटे बच्चे के साथ में गलत ये घटना घट जाती है, तो वैसी स्थिति में ज़्यादातर जो फैमिली या पड़ोसी दुश्मनी जो होता है आपस में, उसमें उस तरह की सिचुएशंस आती है। तो ये इसके लिए महिलाएं खुद भी अपने आप को आज जिस तरीके से पढ़ाई में या हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें भी आप खुद को ही स्ट्रांग बना करके सुरक्षित अपने आप को रख करके आगे बढ़ने से भी वो खुद का सुरक्षा कर सकती हैं। और पुलिस तो है ही, पुलिस जो अपना प्रोसेस के तहत काम करती है, लेकिन सबसे पहले खुद का स्वयं का सुरक्षा महिलाओं को खुद ही करना चाहिए। और दूसरे को भी, एक महिला दूसरे महिला को भी हेल्प करने के लिए सीखना चाहिए, ताकि उसमें भी हेल्प मिलता है। और बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती है खुलकर बात नहीं कर सकती हैं, तो एक लड़की या एक महिला दूसरे महिला को या दूसरी लड़की को ही बता सकेगी, तो उसमें मिलकर ही उस तरह का समस्या को सॉल्व करना चाहिए। और आजकल यदा कदा आप सुनते होंगे कि हाँ ऐसी घटनाएं घट रही हैं, तो ये समाज के लिए बहुत ही गलत ये है। इस तरह का जो गलत विचार रखते हैं वैसा लोग भी उस तरह ध्यान जाने से अपने आप को ये करें, सही चीज़ों को ही सोचें, अपने मानसिक स्थिति को मतलब सही रखें। और इसके लिए जो लड़के हैं या जेंट्स हैं, उन लोगों को जो किसी न किसी परिवार में महिलाएं, बेटी या वाइफ या यही लोग का रोल होता है, तो महिलाओं को भी मैं कहना चाहूँगी कि अपना रोल, चाहे हाउस वाइफ हैं चाहे वर्किंग है, तो अपने तरीके से उन चीज़ों को जो महिलाओं के साथ या लड़कियों के साथ जो घटनाएं घटती हैं उसको बहुत तरह का ये तरीके से उसको सॉल्व करने का कोशिश करें। सीरियस केस आ जाता है तो इमीडिएट पुलिस को सूचना दें, जगह जगह पर थाना है। और आजकल काफ़ी पेट्रोलिंग के लिए भी गाड़ी है, उनको तुरंत सूचना देने से पहुंच जाते हैं। तो अभी पुलिस में बहुत तरह का मतलब सुविधा दे दिया गया है, इसलिए शक्ति मोबाइल वगैरह है महिलाओं के लिए, तुरंत उसमें डायल किए तो पुलिस तुरंत पहुंच जाती है वहाँ पर। तो बहुत सारे इस तरह का जो आइडिया है या अपने तरीके से अपने को सुरक्षित रह सकेंगे। और मैं जिसे हम लोग भी मुझे अपना बताते बताते मेरी अपना बचपन या अपना जब मैं एज ए यूथ थी उस समय की याद पड़ रही है। उस समय मैं कभी कभी ऐसा होता था कि बस में अकेले जर्नी कर रही हूँ या ट्रेन में जर्नी करती थी, तो बहुत ऐसे सिचुएशंस आते थे।
तो पता नहीं, मुझे पहले से ही मैं जरूर उतना ये नहीं थी, लेकिन फिर भी आभास हो जाता था। तो इसलिए मैं अपना फिजिकली अपने आप को रेडी कर देती थी कि मुझे अपने आप को सबसे पहले सुरक्षा कैसे करना चाहिए। और कई बार ऐसे होता था बस में इस तरह का जब छेड़खानी हो जाती थी तो मैंने 2-4 बार काफ़ी मैंने पीटा भी है, लड़कों को मैंने बहुत पीटा है। तो काफ़ी, एक बार तो इतना हुआ कि गांव से जब मैं आ रही थी तो डाल्टनगंज रोड में इसी तरह एक ने मुझे कुछ ये किया, मुझे ठीक से याद नहीं है पर वो याद पड़ रहा है। तो जैसे मुझे ये हुआ तो मैं बस में जितना हो सके मैंने पीट दिया। बस रुकी, कंडक्टर ड्राइवर समझाने लगे तो सब लोग वहाँ जानने लगे कौन है कौन है। तो नहीं, लकड़ा मास्टर की बेटी है। अच्छा, वो लकड़ा मास्टर की बेटी है, क्यों ऐसा किया? तो वो झूठ बोलने लगा कि नहीं मैंने नहीं ये किया, ये मैं तो इनसे बोल रही थी कि भाड़ा का ये का बहाना करने लगा। तो ये हुआ। तो बाद में फिर मुझे वो छिपा दौर में मुझे ट्रेन में बैठा करके, वो लोग पहले कंडक्टर जो है मुझे ट्रेन में बैठाए, फिर मैं रांची चली आई और वो लोग फिर डाल्टनगंज चले गए और वहाँ से फिर मैं इधर आई। तब तक कुछ दिन बाद मैं गई तो काफ़ी लोग खुश थे और लड़कियां कुछ मिलने आई, फर्स्ट टाइम मेरे पास मिलने आई बहुत लोग। तो जैसे चर्चा का विषय हो गया और वहाँ उस एरिया का लड़कियों के लिए बहुत अच्छा हो गया। मतलब जब भी कोई जैसे सीटी मार दिया कुछ लड़के तो बोलते थे कि सरोजनी दीदी को आप जानते हो, यही बोलते थे लोग। तो डायलॉग बनता था, चाहे तो कहीं भी जा रहे हैं, बस में जा रही हैं लड़कियां तो कुछ होता था तो बोलते कि सरोजनी दीदी को बुलाना होगा क्या। तो इस तरह का लोग करते थे। तो उस नाम से मतलब वहाँ पे लड़कियां काफी सुरक्षित हो गई थी। तो वो अच्छा हो गया था वो लोगों के लिए। हाँ, कह सकते हैं सेल्फ डिफेंस भी अभी के समय में बहुत जरूरी हो गया है महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए। लेकिन वो पहले था वैसे, अभी जो उस टाइम मैंने किया था सेल्फ डिफेंड, उस तरह का अभी करने से हो सकता है कुछ और भी होता है। क्योंकि अभी क्या होता है कि लड़के दूसरे तरीके से आर्म्स से, चाहे तो कोई ये से वो लोग, चाहे तो कुछ तेजाब से, कुछ ये से वो लोग यूज करने लगते हैं। तो अभी दूसरे तरीके से उसको अभी का सिनारियो के अनुसार अपने को डिफेंस करना है। अपने आप को सबसे पहले तो अपने आप को ही स्ट्रिक्ट रखना है, डिसिप्लिन में रखना है, उस सिचुएशन को ये करना है। या फिर जैसे यूथ जो है ड्रेस पे भी डिपेंड करता है, ड्रेसअप कैसे हो रहे हैं। आजकल नए नए फैशन आ रहे हैं तो हर जगह कोई भी ड्रेस पहन के जाना ये भी सही नहीं है। ठीक है, आज के युवा, उनको मना नहीं किया जा सकता है कि आप ये नहीं करो वो नहीं करो, नहीं किया जा सकता है। लेकिन एक ये होता है कि आप अगर मान लीजिए कि मार्केट ही जा रहे हैं तो आप उस तरह का फैशनेबल ड्रेस पहन के ना जाएं, तो मार्केट के जैसे जाएं। कोई पार्टी में जा रहे हैं तो वहाँ पर उस तरह से जाएं। अगर आप कॉलेज जा रहे हैं तो उस ढंग से ड्रेस पहने, ना कि अलग एक ही स्टाइल में जाए। तो ये भी माने रखता है ड्रेसअप कैसे पहने, उससे भी यूथ जो है, लड़के जो हैं, मतलब गलत मानसिकता आ जाती है और वो छेड़ते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि लड़कियों को या महिलाओं को सबसे पहले खुद को हमें डिफेंस करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ सरोजनी लकड़ा, जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ साझा किया और उन तमाम मुद्दों को भी इसमें इंक्लूड किया जिन मुद्दों के बारे में हमने पूछा और जो समाज में मुद्दे हैं और जिसको लेकर लगातार जो महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना कर रही हैं। और कहीं ना कहीं जो सरोजनी लकड़ा है उन्होंने एक मुकाम हासिल किया है संघर्ष करते हुए, और जितनी भी महिलाएं हैं उनके लिए प्रेरणा स्रोत बनी है। और हमारा मकसद भी यही था कि माता के जो 9 रूप होते हैं और नारी शक्ति का क्या कुछ जो है रोल रहा है पूरे झारखंड के साथ साथ देश में, उनसे आपके बीच लाना, उनसे अवगत कराना। तो आज हमारे साथ थी सरोजनी लकड़ा, जिन्होंने खेल से शुरुआत की, आरक्षी बनी और अब आईपीएस बन चुकी हैं और समाज में अपना रोल दे रही हैं बतौर पुलिस पदाधिकारी। जितने भी अपराधी हो उससे कहीं ना कहीं लोहा ले रही है और समाज को एक सही तरीके से समाज बनाने का एक कहीं ना कहीं प्रयास है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा हो चाहे कोई विशेष त्योहार या हो रोज के स्वास्थ्य की बात, सुधा के उत्पाद इतने शुद्ध, इतने स्वादिष्ट, दिल चाहे इसे ही बार बार। सुधा डेयरी के दूध, दही, लस्सी और अन्य उत्पाद के लिए
पधारे रांची के सुधा पार्लर। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट